अस्सलाम वालेकुम टीवी 88 के तमाम नाजरीन को प्रोग्राम एक दिन एक शख्सियत में आज हम मौजूद हैं चकवाल की उस शख्सियत के साथ कि जिन्होंने जवां उम्री में सियासत में कदम रखा। अपनी अमेरिका से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फर्म की जॉब को छोड़ा, खैराबाद का चकवाल आए, चकवाल की सियासत को ज्वाइन किया। 2013 के इलेक्शन में NA 60 पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन 82,000 वोट्स के साथ उनको शिकस्त हुई। कोई नहीं सोच सकता था कि 2013 के इलेक्शन में NA 60 पे 82,000 के डिफरेंस से शिकस्त खाने के बाद PP 21 चकवाल में जब वो दोबारा सामने आएंगे तो 77,000 वोट से वो अपनी सीट जीतेंगे। ना सिर्फ सीट विन की, और उसके बाद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद सूबाई वज़ीर की हैसियत से हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत का ओहदा संभाला। इसके साथ साथ टूरिज़म की वजारत में भी कुछ अरसा उन्होंने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। और आज हम मौजूद हैं राजा यासिर सरफराज ख़ान के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, राजा यासिर हुमायूं सरफराज ख़ान, माशाल्लाह आपका जो है वो जो स्कूल एजुकेशन लाइफ थी, तो वो जो खाने कम तो नहीं पढ़ते थे। नहीं, मैं स्कूल में सिर्फ यासिर हुमायूं ही नाम यूज़ करता था। ठीक है। अच्छा, फैसलाबाद में आपकी पैदाइश हुई, फिर आपके ननियाल एंड ददयाल फैमिली से आज भी राजा रियाज साहब नेशनल असम्बली में भी वहाँ पर मौजूद हैं। आपके फादर जो हैं राजा हुमायूं सरफराज, उन वो इस तरह सियासत में सामने नहीं आए जिस तरह आपके दादा लेजिस्लेटिव असम्बली के भी मेंबर रहे, और फिर आपके जिस तरह मैंने ज़िक्र किया राजा रियाज साहब, राजा सजाद अकबर साहब, और अब फिर आप। तो आपके फ़ादर जो हैं उनको क्या सियासत से दिलचस्पी नहीं थी, या उनकी अपनी जो मसरूफ़ियात थी कारोबारी, उन्होंने वक़्त नहीं दिया? नहीं, एक्चुअली जब मेरे दादा ने पॉलिटिक्स छोड़ी 58 में, तो तब तक वो 4 इलेक्शन जीत चुके थे और एक तवील अरसा 29 साल वो MLA रहे। पाकिस्तान बनने के बाद उनको जो एक फ़ीलिंग हुई वो ये कि जो कुछ हम चाहते थे शायद उस डायरेक्शन में हम जा नहीं रहे, और एक वो कहते हैं जिस तरह डिसइल्यूजन हो जाता है इंसान। और स्पेशली जब अवामी सियासत शुरू हुई तो उसके जो लवाज़मात थे, वो उनको वो एक मेरिट पे चलने वाले इंसान थे। लोगों की डिमांड्स ये नहीं थी यहाँ पे, और उन्होंने सोचा कि सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी औलाद को स्पेशली एक वसीयत की कि कोई सियासत जो है ना करे, बल्कि उनकी तो एक सोच बिल्कुल फ़कीराना हो गई थी अपनी लाइफ के आखिर में। तो उनकी सोच ये थी कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अव्वल तो इंसान के पास दौलत होनी नहीं चाहिए, और अगर हो तो फिर वो आवाम के फ़लाह के लिए ख़र्च होनी चाहिए बजाय कि किसी और एक्टिविटी में। तो सियासत से एक तरह से मेरे दादा मुतनफ़र हो गए थे और अपने बेटों को मना कर गए थे स्पेशली। और मेरे वालिद साहब को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑफ़र की कि वो सियासत में आएँ 70 वाले इलेक्शन में। लेकिन मेरे दादा क्योंकि बड़े करीब थे मेरे वालिद के, मतलब मेरे वालिद बड़े करीब रहे थे उनके, तो वो उनकी वसीयत की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। शायद उनका अपना टेम्परामेंट भी नहीं था, लेकिन मेरे ख़्याल में उनकी जो करिस्मेटिक मेरे वालिद साहब की पर्सनैलिटी थी, अगर वो 70 का इलेक्शन लड़ते तो फैसलाबाद से ही इलेक्शन जीत भी जाते और शायद भुट्टो साहब के करीबी साथियों में भी होते। भाई साहब, अगर हम देखें 2013 का इलेक्शन, चकवाल में जितनी सीट्स थी वो PMLN ने विन की। और फिर हम जब 2018 का इलेक्शन देखते हैं, एक सीट के अलावा जितनी सीट्स थी वहाँ पे PMLN का कैंडिडेट कामयाब नहीं हुए। इसकी वजह क्या समझते हैं कि जो PMLN की मरकज़ी क़यादत है उनकी लीडरशिप का फुकदान है, या 2013 टू 18 या उससे पहले PMLN यहाँ चकवाल में डिलीवर नहीं कर पाई? जी नहीं, ऐसी दोनों बातें नहीं है। गाँव का जो वोटर है वो इन लाइन्स पे सोचता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप देखें कि PMLN का 1000 वोट बढ़ गया बल्कि मेजर ताहिर साहब का। यहाँ पे बेसिकली धड़े की सियासत होती है तमाम रूरल कंस्टिट्यूएंसीज़ में, और चकवाल में 2 धड़े हैं हमेशा से, मेरे दादा के ज़माने से। पहले उसको चौधरीहाल वर्सेस ज़मींदार इलेक्शन होता था। जब मेरे दादा इलेक्शन लड़ते थे उनके मुकाबले में बगवाल के जो ज़मींदार हैं चौधरी अमीर ख़ान और उनके चौधरी अहमद ख़ान, उन्होंने एक ग्रुप बनाया 37 में, और ऑनवर्ड्स फिर एक ज़मींदार ग्रुप था। बाद में ये 2 ग्रुप्स जो हैं, जो चौधरीहाल ग्रुप था वो सरदार ग्रुप बन गया, जो कहलाना शुरू कर दिया उसने, और जो ज़मींदार ग्रुप था इवेंचुअली अवामी ग्रुप या फिर PMLN में शामिल हो गया। और बेसिकली ये उसकी बैकग्राउंड ये है। तो हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये है जो सरदार ग्रुप है उसमें हम लोग आपस में कज़न्स ही मुख्तलिफ पार्टीज़ में होते हैं। और पहली दफ़ा हम 1970 में हारे, तो सरदार मोहम्मद अशरफ खान जो मेरे फूफा थे और सरदार खिज़र हयात खान जो मेरे वालिद के कज़न थे, वो आपस में इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त सरदार ग्रुप के मिला के कोई 60,000 के करीब वोट थे, और 31,000 वोट लेके पीपल्स पार्टी से चौधरी अमीर खान जीत गए।
तो ये पहली दफ़ा जो है जब शिकस्त हमारे ग्रुप को हुई, और उसके बाद भी सरदार नवाब खान और सरदार अब्बास खान एक दफ़ा आपस में लड़े, फिर हारे। और आप अगर इलेक्शन देखें 2013 का, तो मैं पीटीआई के टिकट पे खड़ा हो गया, ऑल्दो पीटीआई का अपना भी एक वोट था, बहुत नज़रियाती वोट है बल्कि, लेकिन उसके बावजूद आप कह लें कि सरदार ग्रुप के वोट का भी थोड़ा बहुत स्प्लिट जो है, उसका नुकसान सरदार अब्बास खान को ही हुआ, और वो वोट्स डिवाइड हुए, और नून के हम दोनों के मिला के उस वक्त भी 1.5 लाख वोट थे, और नून के वोट 1,30,29,000 थे। तो बेसिकली यहाँ पे लोग धड़े की पॉलिटिक्स करते हैं, और अगर हम लोग यूनाइट रहें तो शायद हमें हराना इतना आसान ना हो किसी के लिए। राजा साहब, अगर हम देखें जब आप सियासत में आए तो आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, और अगर हम आपका जो तालीमी सिलसिला देखें तो एचएसएन से आपने पढ़ा, तो खान साहब से कोई बचपन से कोई एफिलिएशन थी कि आपने इंस्टीट्यूट भी वो चुना और फिर पार्टी भी वो चुनी? नहीं, इंस्टीट्यूट उनकी वजह से तो खैर नहीं चुना, लेकिन ये है कि जब एचएसएन में मैं था तो उनके कज़न्स वगैरह मेरे क्लास फेलोज थे, और उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, और क्रिकेट भी खेलते थे, और खान साहब हीरो भी थे सबके। हम्म। अ, और ज़ाहिर है उनसे कभी उनको देखने का इत्तेफाक होता था, हाथ कभी मिला लेते थे जब वो क्रिकेट खेलने आते थे स्कूल में। तो ही वॉज़ लाइक अ हीरो फॉर एवरीबॉडी। तो जब वो हम लोग क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएटेड थे पॉलिटिकली, हमेशा से तो नहीं, मतलब 70 के बाद से। तो जब खान साहब पॉलिटिक्स में आए तो इमीडिएटली मैं अट्रैक्ट हुआ। उस वक़्त तक पीपल्स पार्टी 2 टेन्योर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो थे, वो गुज़ार चुकी थी और कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी खान साहब का फ़ैन था, तो मैं 1996 में ही पीटीआई शायद जॉइन करता, लेकिन मैं अमेरिका में तब तालीम हासिल कर रहा था। फिर 1 आध साल वहाँ पे मैंने जॉब की, वापस आया तो मैंने सोचा कि जॉइन करूँ, इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। कोशिश की खान साहब से मिलने की, लेकिन वो एक कोई इतना मुश्किल भी नहीं था मिलना, लेकिन एक इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। कुछ फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मैं फ़ौरी तौर पे पॉलिटिक्स में आऊँ, और पर्सनली भी मैं कोई इतना कीन नहीं था, सिर्फ़ खान साहब के साथ काम करना चाहता था। तो ख़ैर वो एक तरह से डिले हो गया प्रोसेस। फिर मेरे कज़न हैं शाहजहान सरफराज साहब, वो आए, चकवाल आ गए, उन्होंने पीपल्स पार्टी जॉइन कर ली। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स जॉइन करने की मुझे। तो थोड़ा अरसा मैं फिर बैकग्राउंड में रहा। फिर इवेंचुअली जब पीपल्स पार्टी का टेन्योर 2008 वाला आया और फिर चली गई, और बीबी की डेथ के बाद पीपल्स पार्टी एक इंतशार का शिकार थी। तो मैंने सोचा कि अब खान साहब को मिलना भी चाहिए, जॉइन भी करना चाहिए। मैं उनको मिला, और मैंने 2008 में ही एक्चुअली फॉर्म तो भर दिया था पीटीआई का, लेकिन जो ऑफिशियली लोगों की नज़रों में मैं आया वो 2013 में ही था। जी। अच्छा, अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो आपका जो झुकाव था वो कौमी असम्बली के सीट के लिए था, और हम 3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट के लिए विलिंग थे, और फिर आपको टिकट दिया गया। क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला उस वक़्त था, ये किस तरह का फ़ैसला था और इसको आपको देखिए, बाद में? मैंने तो अप्लाई नहीं किया जी सूबाई बिल्कुल। असेंबली के टिकट के जी लिए, बिल्कुल। और हुआ ये था कि ज़िमनी इलेक्शंस थे 2018 के, और उसमें हमें पता था कि मुश्किल इलेक्शन है, हम हार जाएंगे। जो लियाकत साहब की बड़ी एक तवील सियासी इनिंग्स थी, और उनका बेटा इलेक्शन लड़ा था, और नून की गवर्नमेंट भी थी। तो लेकिन उसके बावजूद हमने सोचा कि शायद हमारे पास जो भी कैंडिडेट हुआ ये लास्ट चांस है, अदरवाइज़ पीटीआई में कोई पुराना पॉलिटिशियन लाजमी आएगा। और हमने फैसला किया कि राजा तारिक को इलेक्शन लड़वाया जाए। राजा तारिक ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो भी हालात थे, हम 29,000 वोटों से हार गए। मैंने खान साहब से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है, और वो कोई टिकट का या सियासत का ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैंने कभी उनसे रिक्वेस्ट किया, ना 2013 में टिकट मांगा, ना 18 में मांगा। तो मैंने उनको कहा जी कि हम काफ़ी ये जो अभी मैंने बात की चकवाल की पॉलिटिकल डायनामिक्स की, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर आपने एंटी सरदार कैंडिडेट लेना है, आप सरदार गुलाम अब्बास खान को नहीं लेना चाहते, फिर आप एयाज अमीर को लें। मैं एक अच्छा कैंडिडेट नहीं हूँगा, सरदार साहब शायद नून के कैंडिडेट हों, तो हमें एंटी सरदार आपको पीटीआई को कैंडिडेट चाहिए होगा, और एयाज अमीर से बेहतर एंटी सरदार कैंडिडेट कोई नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने सरदार साहब नून का इलेक्शन नहीं लड़ते, पीटीआई में आते हैं, तो फिर शायद सरदार गुलाम अब्बास खान बेहतर कैंडिडेट होंगे। तो मैंने इन लाइन्स पे खान साहब से डिस्कशन की, और मैंने कहा मेरी तरफ से कोई ना गिला है, ना कोई इशू है, मैं आपके साथ रहूँगा बाहर सूरत। और इलेक्शन, मैंने कहा जी सूबाई असेंबली का इलेक्शन ना तो मैं लड़ना चाहता हूँ, और किसी और के साथ मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड और स्टेटस है, मुझे सूट नहीं करता कि मैं किसी और के नीचे इलेक्शन लड़ूँ। तो अगर एयाज साहब आए तो आप अली नासिर, और उनका मेरा वो ग्रुपिंग भी नहीं बनती, तो आप अली नासिर भट्टी साहब को लड़वा दें, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर सरदार गुलाम अब्बास खान आए तो
फिर मैं उस सूरत में इलेक्शन लड़ूंगा अगर सरदार साहब को मैं कबूल हुआ एज ए कैंडिडेट। अगर उनको अपना कोई कैंडिडेट लाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्चुअली मुझे जो टिकट मिला है सूबाई असम्बली का, ये सरदार साहब से भी जब चॉइस पूछी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, खान साहब ने, तो उन्होंने भी कहा कि यासिर सरफराज इज़ द कैंडिडेट। तो इस वजह से मुझे उन्होंने टिकट दे दिया। मैंने टिकट ना अप्लाई किया था, और जब दे दिया तो फिर पार्टी की ज़ाहिर है मैंने उस पर अमल करना था, हदायत। अच्छा, जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया कि आप को जो जब टिकट दिया गया, सरदार साहब से राय पूछी गई, उन्होंने भी रिकमेंड किया, लेकिन टीवी 88 को हालिया एक इंटरव्यू में थोड़ा-सा सरदार गुलाम अब्बास साहब ने नाराज़गी का इज़हार किया है पीटीआई की जो डिस्ट्रिक्ट की क़यादत है, और हालाँकि उनका जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ यही है कि मैं अगले 3 साल भी पीटीआई के साथ ही हूँ और उन्हीं को समझाऊँगा। तो इसके बाद आपका कोई लाया-अमल है सरदार साहब से जल्द मुलाकात करने नहीं, का? मेरी तो उनसे अभी लास्ट वीक ही मुलाकात हुई। मेरे वो कज़न हैं, जब हम मुखालिफ भी थे तब भी मिलते रहते थे। ठीक है। पॉलिटिकल, चाहे हम 2 एंड्स पे हों, 2 पार्टीज़ में हों, तो हमारी लड़ाई तो पॉलिटिकल है थी जब, और अब तो ज़ाहिर है हम एक पार्टी में हैं। और एटलीस्ट मेरे हल्के से वो बहुत खुश हैं। कोई उनको कतई ना उनके ग्रुप को कोई प्रॉब्लम है, ना उनको कोई प्रॉब्लम है। जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो तलागंग साइड पे ज़्यादा हैं, या फिर जो एक हल्का तो राजा तारिक साहब हार गए हैं, वहाँ पे उनके ग्रुप को इश्यूज़ हैं ऑफ कोर्स, या एमएनए से उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं, काफ लीग से, या उनके अपने एमपीए से, तो उनको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अच्छा, रिसेंटली माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो है उसके एडमिशन्स भी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन हम अगर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जो टीचर्स थे जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में ज़म हो गए हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया 1 साल का, तो थोड़ा-सा जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल के अलावा जो टीचर्स हैं, वो कुछ नाराज़ नज़र आते हैं, और उनका कहना ये है कि जो हमारी जबरी हमें डेपुटेशन की गई है, हमें वो भी कबूल है, लेकिन जो हमारा यूनिवर्सिटी फंड से अब हमें अनाउंस किया गया है कि सैलरीज दी जाएंगी। एक टेक्निकल इशू है, मेरा ख्याल है इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको आम खाने से गर्ज रखना चाहिए। पेड़ क्यों गिन रहे हैं? तनख्वाह आपको मिल रही है, हुकूमत पंजाब दे रही है, ऐसे दे रही है या वैसे दे रही है, एक फजूल सी बात है। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। पंजाब के जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में HED के टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको एक तरीके से तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि इसको देखें, और अगर जिस तरीके से ये कह रहे हैं ये वाइबल सारे पंजाब में यही कर दें, तो होपफुली वो कर देंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी हो गई है हमेशा की तरह। एक और मौक़िफ़ है गवर्नमेंट टीचर के कॉलेजेस का कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बनने के बाद चकवाल डिग्री कॉलेज से महरूम हो गया है। ये एक बच्चों वाली बात है। यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। जो चकवाल का कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, वही डिग्री कॉलेज है। डिग्री अब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की मिलेगी, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की मिलती थी। तो उनको क्या फ़ायदा? चकवाल की डिग्री ज़्यादा बेहतर है या गुजरात से लेने ज़्यादा बेहतर है? और दूसरा, जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हमने बनाया है, वो एक पूरा मॉडल ही ये बनाया है कि एक और कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब होगी तो बना भी देंगे, क्योंकि चकवाल कॉलेज में अब आप मज़ीद प्रोग्राम शुरू कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी से, किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस आपकी सरकारी फ़ीस रहेगी, पढ़ाएंगे HED के टीचर्स, यही लोग पढ़ाएंगे। तो मेरा ख्याल है एक नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, पहले भी बनाया। और मैंने, हालांकि जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनका दिल था कि जो शरारती कुछ लोग हैं उनको इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैंने कहा सर मेरे हल्के के लोग हैं, मैंने कल भी इनसे मिलना है, मेरे ताल्लुक़ वाले भी हैं, तो आप काइंडली इनको तंग ना करें। हालांकि किसी और ज़िले में शायद ये होते तो अभी तक ये राजनपुर पहुँच चुके होते। अच्छा, जो टीचर्स हैं उनका एक मौक़िफ़ ये भी है कि जो स्पोक्स पर्सन बीच में एज अ प्रिंसिपल मौजूद हैं, वो कुछ उनसे सेटिस्फाई नज़र नहीं आते। तो आप कुछ गौर कर रहे हैं कि स्पोक्स पर्सन कुछ और कोई ऐसा बंदा रखें? पर्सन तो देखें, वो उनसे नहीं है, थोड़े अरसे में नए प्रिंसिपल आ जाएंगे। ये सरकार की बात है। प्रिंसिपल वो रिटायर होने वाले, उनका ऑलमोस्ट करियर के एंड पे हैं वो। तो इसमें पहली दफ़ा उन्होंने आके काम करवाना शुरू किया। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि लोगों को आदत थी कि कॉलेज टाइम पे कहीं और ट्यूशन पढ़ाने चले जाते थे, और ये मुझे खुद पर्सनली पता है, और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स। अब उनको पता है यूनिवर्सिटी बन गई है, ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में तो कभी भी नहीं था। कॉलेज, जब आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो यूनिवर्सिटी में, या कॉलेज के प्रोफेसर हैं कॉलेज में पढ़ाएं। और ज़्यादातर टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है 90% टीचर्स को, या शायद 95% को कतई प्रॉब्लम नहीं। कुछ 5% लोग हैं जिनके जहन में शरारत भरी हुई है, आई डोंट नो वो क्या चाहते हैं। बहरहाल मैंने अब सेक्रेटरी को कह दिया कि आप जाने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जाने, हर ज़िले में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सेक्रेटरी ने हल करने होते हैं, मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है। तो ये वो खुद हल करेंगे। और हो सकता है मैं आज मिनिस्टर हूँ, कल नहीं हूँ। एक बन गई ये चीज़, अब चलेगी ऐसी जैसे है। और एक और, वैसे बाय द वे, जो ये पिनवाल में कॉलेज है, इसको ऑलरेडी एसोसिएट डिग्री कॉलेज डिक्लेयर हो चुका है।
तो किसी को बहुत शौक है डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का तो पिनवाल चला जाए। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी आवाम इस चीज़ पर सोच रही है कि फ़ीस शेड्यूल तो चलें जो भी हुआ, एक इनिशियल जो प्रॉस्पेक्टस या जो फॉर्म मिला करता था वो 200 रुपये का होता था और अब वो 1000 रुपये का है और एक स्टूडेंट अगर 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चाहता है कि मैं अप्लाई करूं और तो वो वालदैन थोड़ा सा इसमें है कि अब हमें 5000 रुपये भरने पड़ते हैं। तो क्या कल को फ़ीस का मामला भी ऐसा होगा या उसके नहीं, लिए ये कुछ जो हमने स्पेसिफिकली? यूनिवर्सिटी का लॉ है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि आप फीस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की फीस के साथ बराबर रखेंगे जो इस कॉलेज की फीस है। बाकी यूनिवर्सिटी नए डिसिप्लिन शुरू करती है उनकी फ़ीस वही रखेगी जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है। इवेंचुअली आपने यूनिवर्सिटी चलानी है। आप अभी मैं मुरीद गाँव गया हुआ था, वो मुझे बता रहे थे कि मैंने बेटे को 2 लाख रुपए सेमेस्टर के दे के पिंडी भेजा हुआ है। तो हम शुक्र करेंगे कि चकवाल में यूनिवर्सिटी बन गई है। यहाँ पे उनको 50,000 भी देने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, राइट। तो बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी चलानी है, उसके लिए अखराजात तो कहीं से आने हैं ना। गवर्नमेंट ने एक फंडिंग देती है जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है आपके घर में आ गई है, आपको हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, आपके शहर में इल्मी माहौल बढ़ेगा और उसके बावजूद एक कॉलेज भी उसके नीचे चलता रहेगा जो सरकारी फ़ीसों पे पढ़ाएगा। तो इससे ज़्यादा विन विन सिचुएशन मेरे ख्याल में क्या हो सकती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ पंजाब इनिशियली आपने नाम तजवीज़ किया, फिर सिंडिकेट के मीटिंग के बाद आपने नहीं, डिसीजन सिंडिकेट में नहीं जी, ये असेंबली ने चेंज किया। असेंबली ने। असेंबली का ख्याल था कि आप पंजाब को रीजन्स में डिवाइड ना करें, कोई सियासी इशू, कल साउथ पंजाब बन रहा है, कल नॉर्थ पंजाब वाले कहेंगे। तो अलग है, हमने ये सोच के तो नाम नहीं रखा था क्योंकि एक कन्वेंशन है अमेरिका में, ऐसे नाम होते हैं यूनिवर्सिटियों के कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ फ्लोरिडा और साउथ फ्लोरिडा। तो हमने तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा, तो उनको हमारी बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा फजूल बहस का फ़ायदा नहीं है, ठीक है करना चाहिए। अच्छा, फ्लोरिडा का अभी आपने जिक्र किया तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर फर्म में आपने कुछ अर्सा काम भी किया, फिर यहाँ आए तो जब आपने टूरिज़्म का कलमदान प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि मुझसे ले लिया जाए तो आपको फिर आईटी का कलम दिया गया। तो कुछ ज़ाती दिलचस्पी भी थी और आईटी में मज़ीद डेवलपमेंट के हवाले से आपके पास क्या प्लान है? देखिए, इशू ये है कि टूरिज़्म का मैंने दिया नहीं, मेरे से किसी वजह से ले लिया गया, लेकिन उसके बदले मुझे आईटी दे दी जो उससे बड़ा पोर्टफोलियो है, तो इसलिए मुझे गिला तो कोई नहीं है गवर्नमेंट से। जो आईटी है ऑफ कोर्स मेरा एक बैकग्राउंड है और पाकिस्तान में जब कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई तो मैं एचिसन कॉलेज में था, तो मैं कैम्ब्रिज में पहली क्लास में था जिसने ओ लेवल्स में कंप्यूटर स्टडीज़ ली 1989 में। तो मेरा तो शुरू से एक इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में भी और कंप्यूटर्स में भी। तो अमेरिका में फिर डिग्री भी मैंने ये की। फिर जब उस वक्त जब अमेरिका से मैं आया तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ रही है दुनिया में जिसमें इंडिया उनसे बहुत आगे है और वो जा रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान आया तो मुझे समझ आई कि यार हमने तालीम पे वो तवज्जो ही नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी, इसलिए हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज काबिल ही नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सके हम, और हमने वो ट्रेन मिस कर दी। ये मुशर्रफ दौर की बात है या नवाज शरीफ की 97-98 उस दौर की बात है। अब ज़ाहिर है वो अगर आप 60s में प्लानिंग करते तो आपकी एजुकेशन आज इस काबिल होती कि आप दुनिया से कम्पीट कर सकते। अब हम आज चीज़ों को मैं सही ट्रैक पे चढ़ाऊँगा तो मुझे इसके वोट शोट नहीं मिलने, मुझे पता है लोगों को इस चीज़ की समझ ही नहीं है। ये मैं कर रहा हूँ अपने लिए, अल्लाह के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, और इसका अजर भी अल्लाह ही देगा। पब्लिक को तो समझ ही नहीं आनी कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 20 साल बाद, ठीक है, क्योंकि जब आप जो काम करते हैं, नेहरू ने 60s में जो काम किया था ना उसका 90s में उसका रिजल्ट मिला इंडिया को। हम आज जो हायर एजुकेशन में क्वालिटी की इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, अल्लाह करे हम 5 साल में उसमें कामयाब हो जाए, तो हम जिस डायरेक्शन पे डाल देंगे तालीम को उसके आपको समरात नज़र आएंगे 15-20 सालों में, जब ये लोग उस डायरेक्शन में हमारी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ती चली जाएंगी और एक क्लास ग्रेजुएट्स हम पैदा करेंगे जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के बराबर होंगे। अब आईटी की आपने बात की, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है कि चाइना ने फैसला किया है कि वो अपने तमाम जो माइक्रो चिप्स हैं वो रीडिज़ाइन करना चाहते हैं। कोई चिप वो अमेरिकन या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड वो नहीं चाहते डिज़ाइन को, उसमें उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो एक लंबा टॉपिक है। बहरहाल उसमें एक अपॉर्चुनिटी ये निकली है कि 5 लाख इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है चाइना को, जो कि वो फुलफिल नहीं कर सकते। उसमें से वो 50,000 जॉब्स पाकिस्तान ले सकता है, वो हमें ऑफ़र कर चुके हैं कि आप ले लें। अब उसके लिए ज़रूरत क्या है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके वो कोर्स वर्क उस लेवल का हो कि वो जॉब्स वो ले सकें। हमने अपने जो एग्जिस्टिंग यूईटी के और इन ग्रेजुएट्स के टेस्ट लिए तो हमें पता चला कि इनको भी कम से कम 3 से 6 माह ट्रेनिंग देंगे, फिर ये इस काबिल होंगे कि वो जॉब्स ले सकें। तो फ़िलहाल तो हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो हमने वो रेवोल्यूशन मिस की थी, ये अपॉर्चुनिटी हम मिस ना करें। ये एक समझें कि एक चिप टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटी निकली, ऑल्दो ट्रेन तो हम मिस कर चुके हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम कैच कर सकते हैं।
और इसमें हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो रिमिटेंसेस आ सकती हैं बाहर से। और अगर इवेंचुअली पाकिस्तान में डिज़ाइन सेंटर्स बनने शुरू हो जाएं ये चिप डिज़ाइन के, तो हम एक हब बन सकते हैं चिप डिज़ाइन का, जो कि एक अलग फील्ड होगी सॉफ्टवेयर से। अच्छा, राजा सरफराज साहब, अभी आप मार्च के महीने, फरवरी के महीने में आप अमेरिका भी गए और आपके पास एक प्लान था यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से। जिस तरह चकवाल में फॉसिल्स के हवाले से रिसर्च हो रही है, आईटी के हवाले से आपका एक अपना विज़न है, तो वहाँ पे आप एक प्लान यहाँ से लेके गए। जो एक दफ़ा मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो ज़रा आपने डिस्कस किया था। तो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए अगर आप बताएं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से क्या ऐसा प्लान है, आप 5 साल में इसको कहाँ देखना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं एक चीज़ तो ये कि जो अमेरिका में गया था तो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद मेरी कुछ मीटिंग्स थी जो नहीं हो सकी, लेकिन मेरी बातचीत उनसे ऑलरेडी हो चुकी थी। अब जब दोबारा खुलेंगी तो फिर नेक्स्ट फेज़ पे उनसे बात करेंगे। एक तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको मैं उस लेवल पे शुरू से ही करना चाहता हूँ कि इसके जो ग्रेजुएट्स हैं वो अमेरिका के ग्रेजुएट्स के बराबर हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से हमारी बात हुई थी और जो कि टॉप दुनिया की यूनिवर्सिटी है वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे इसमें, इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को उस लेवल पे लेके जाने में। और मेरा मकसद था कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बल्कि यूईटी टेक्सला, यूईटी लाहौर और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब में, ये चारों इसी लेवल पे पढ़ाएँ जिस लेवल पे इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। तो उसमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी। मैं क्योंकि जिस तरह मैंने बताया मैं फोकस कर रहा हूँ कि हम सिलिकन और चिप इंडस्ट्री में आएँ, पाकिस्तान को लेके आएँ। दूसरा पैलेंटोलॉजी के हवाले से आपको चकवाल एक ऐसी यूनिक ये लोकेशन है जहाँ पे दो जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा रही हैं और ज़मीन से फॉसिल्स खुद ब खुद ऊपर आते हैं यहाँ पे। बाकी जगहों पे आपको डिग करके फॉसिल निकालने पड़ते हैं, यहाँ पे आपके चकवाल में और ये जो सैदन शाह और बन अमीर खातून में वो फॉसिल्स ऊपर हैं। तो दिस कैन बिकम अ हेवन एज एक तो फॉसिल्स के टूरिज़म के लिए यहाँ पे लोग जो रिसर्च करने आएंगे इधर इस फॉसिलाइज जगह पे, वो उससे हम इतना ज़्यादा ज़र मुबादला मुल्क के लिए कमा सकते हैं और चकवाल की तो एक शक्ल बदल सकती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में पैलेंटोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ। इस साल हमने जियोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू किया, पैलेंटोलॉजी फिर उसी की आगे है, हमने अनाउंस कर दिया जियोलॉजी का। तो इसको इस रिसर्च में इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग भी मौजूद है। तो मेरा दिल ये था कि वो फंडिंग को टैप किया जाए, ये डिपार्टमेंट बना के उनको कोलैबोरेशन, डिस्कवरी चैनल वालों से मेरी मीटिंग थी जो कि नहीं हो सकी। होपफुली अब ये रीस्केड्यूल होंगी, ये उनका कोरोना अमेरिका में अभी तक काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कम हुआ तो फिर शायद मुझे दोबारा जाना पड़े। अच्छा, जिस तरह आपने टूरिज़म की भी बात की यहाँ पर, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म में थे, आपने एक बड़ी कामयाब जीप रैली भी यहाँ पे करवाई और जिस जीप रैली के बाद हमने देखा कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर भी किया। तो अब आपके पास वो कलमदान नहीं है, लेकिन आपका क्या प्लान है कि इस तरह की जीप रैली दोबारा करवाई जाए? देखिए जीप रैली का तो मकसद ये था कि जो चकवाल की नेचुरल ब्यूटी है वो जब कवरेज होगी तो लोग समझे कोई चकवाल भी कोई डेस्टिनेशन है। यहाँ पे मोटरवे से लोग गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि चकवाल कितना खूबसूरत है। और मेरे लाहौर के दोस्त जो कहते हैं सिर्फ लाहौर से 2.5 घंटे के फासले में इतनी खूबसूरत जगह। फिर आप इंग्लैंड में जाएँ, लेक डिस्ट्रिक्ट बड़ी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो चकवाल में और उसमें मुझे बड़ी मुमासलत नज़र आती है, उसकी जो खूबसूरती है उसमें। यहाँ पे भी जो झीलें हैं चाहे नेचुरल हैं या डैम बनाने से बनी हैं, लेकिन बेताशा झीलें हैं। तो मैंने जब एज ए टूरिज़म मिनिस्टर मैंने फ़ैसला किया कि जो 8 टूरिज़म डेस्टिनेशंस खान साहब ने कहा कि नहीं डेवलप करें, उसमें एक चकवाल होनी चाहिए, सॉल्ट रेंज, जेलम, चकवाल, खुशाब, और चकवाल को एज ए लेक डिस्ट्रिक्ट मार्केट किया जाए, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अब ये जो मेरे आइडियाज़ थे ये काफ़ी इनके अलावा एक पार्कवे, चकवाल पार्कवे के नाम से प्रोजेक्ट था, और फिर एक एडवेंचर टूरिज़म की एक्टिविटीज़ हमारी झीलों पे शुरू करने से रिलेटेड था। वो जिस तरह कलर कार में गंद हो गया, अजीबो गरीब किस्म की हैपहज़र्ड डेवलपमेंट होगी, इस तरह की मैं नहीं चाहता था कि कुदरती हुस्न बर्बाद हो। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा विजन चाहिए। मैं दुनिया के बड़े नेशनल पार्क्स में फिरा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका के तमाम नेशनल पार्क्स। मुझे आइडिया है कि उन्होंने अपना टूरिज़म डेवलप कैसे किया, और मैं उन लाइंस पे टूरिज़म को डेवलप करना चाह रहा था। देखिए एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है सबको, कि टूरिज़म का ये मतलब नहीं है कि आप ने आम कर देना और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ा देनी है। आपने अपने कुदरती असासों को, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको इस तरह मार्केट करना है कि वो लोग आएँ और उसकी प्राइस पे करें, यानी कि महंगी कीमत पे आएँ। ये उसको सस्ता करना मकसद नहीं है। उस जो आमदनी आप कमाएंगे उससे अपने मुल्क को तरक्की देना, ये टूरिज़म का कॉन्सेप्ट है, टूरिज़म इंडस्ट्री का। स्विट्ज़रलैंड
अरबों डॉलर कमाता है टूरिज्म इंडस्ट्री, टर्की 46 बिलियन, ठीक है। तो हम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कमा रहे ऑलमोस्ट, और यहाँ पे लोग समझते हैं कि टूरिज्म का मतलब ये है कि चेयर लिफ्ट लगा दो और सब लोग वहाँ पे चले जाएं। ये टूरिज्म ये नहीं है। टूरिज्म ये है कि जो हमारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, जिस तरह मैंने अभी जियोलॉजी की बात की, तो अगर बाहर से लोग पैसे लगाएंगे चकवाल में आके, तो चकवाल की लोकल इकॉनमी इंप्रूव होगी और फॉरेन एक्सचेंज आएगा। इसी तरह जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे आप उसको बहुत मुश्किल महंगा कर दें, कोई हर्ज नहीं है। आप एक टूर 2 लाख रुपए में लगता है, वो हमने कमाने हैं ना पैसे गवर्नमेंट ने, लोकल लोगों को फ़ायदा हो, गवर्नमेंट पैसे कमाए, और उसको सस्ता करेंगे तो लोग ख़राब कर देंगे। सैफुल मलूक का देखा क्या हाल किया लोगों जी ने। बिल्कुल। अच्छा राय साहब, हमने देखा है कि जब भी सीएम शिप की बात आती है, वज़ीर आला पंजाब का नाम आता है, कुछ थोड़ी बहुत भी बात होती है, तो हमारी चकवाल की आवाम और वैसे भी मीडिया बार बार आपका नाम लेता है, लेकिन आपके तरफ से कभी इस तरह का कोई बयान, कोई भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? मुझे तो ना मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है, ना MPA बनने की ख्वाहिश है। अल्लाह ने किया बन गया हूँ, लेकिन मैं खान साहब के साथ शामिल हुआ था कि मुझे लगता था कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए जिस भी कैपेसिटी में। मैंने उनको यही कहा था कि आप जो चाहते हैं, मैं एज ए टेक्नोक्रेट चाहते हैं, एडवाइज़र चाहते हैं, कोई और ड्यूटी लगाना चाहते हैं तो आई कैन डू। अगर मुझे लगा कि मैं उसका अहल होऊंगा तो करूँगा। उसमें उन्होंने मुझे 2013 में जब सरदार साहब ने पार्टी छोड़ी तो खान साहब ने मुझे बुला के इलेक्शन लड़ो, तो आई गॉट इन, जो कि मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं था इसका। अब इसमें मैं आ गया हूँ। CM के लिए नाम अगर डिस्कस किया तो पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने किया होगा। मैंने आज तक उनको कभी नहीं कहा कि मैं CM बनना चाहता हूँ, ना मेरी ख्वाहिश थी, ना मैं समझता हूँ कि किसी इंसान को जो पहले मिनिस्टर ना रहा उसको CM बनना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल होता नहीं है। तो ना पार्टी में मेरी कोई लॉबी है, ना मैंने कभी लॉबिंग की है, ना उस टाइप का मैं सियासतदान हुई नहीं। तो इसलिए आपने मेरी तरफ से कभी नहीं सुना होगा। अगर मुझे वो डिस्कस करता है कोई, तो शायद कोई एबिलिटी देखता होगा, उनकी मेहरबानी है, ज़रा नवाजी है, दैट्स इट। उस्मान बुज़दार साहब में और शहबाज शरीफ साहब में क्या मेन डिफरेंस देखते हैं? जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बेसिकली अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत वन मैन शो रन करते थे, तमाम पावर्स उन्होंने अपने पास रखी हुई थी और सेक्रेटरीज से काम कराते थे। उनकी जो करप्शन के एलिगेशंस हैं वो अपनी जगह हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो नैब में मामलात हैं, पता चल जाएंगे कि हमारा ख्याल है कि उन्होंने की है। और हमें दूसरा बड़ा एतराज़ उन पर यह है कि वो शोशा के प्रोजेक्ट बहुत लगाते थे, और ऐसे प्रोजेक्ट जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने मिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियन, अरबों रुपए ज़ाया कर दिए मेट्रो पे और ऑरेंज ट्रेन पे, तो इससे मेरे ख्याल में हर पंजाब के हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बन सकती थी, और अच्छी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। तो उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो गलत थी, प्लस फिर जो करप्शन के एलिगेशन। उस्मान बुज़दार साहब जो एक सिंपल आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, उन्होंने पावर्स डेलीगेट की हुई हैं मिनिस्टर्स को, वो काम करवा रहे हैं थ्रू मिनिस्टर्स को उन्होंने पावर्स दी हुई हैं, हमें वो कतन तंग नहीं करते। अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो ये मेरा कसूर है। उस्मान बुज़दार साहब हमें रोकते नहीं हैं और इंटरफेयर नहीं करते हमारे मामलात में। तो एक बिल्कुल मॉडल ही फ़र्क है। तो लोगों को मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि लोग तवक्को कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने शहबाज शरीफ की तरह काम करना है, जो कि हमारी पार्टी का मंशूर ही नहीं है। हमारे आप मिनिस्टर्स की लिस्ट देखें, एक से एक बेहतर मिनिस्टर काम कर रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा से शुरू करें, या मुराद राज साहब, या हाशिम जवां बख्त, या मोहसिन खान लगारी, या मियां असलम इकबाल, मैं समझता हूँ सब अपने अपनी फील्ड के बेहतरीन परफॉर्मेंस, और भी बहुत सारे, मैं नाम कुछ भूल गया हूँगा। तो मिनिस्टर्स को उन्होंने लिबर्टी भी दी हुई है, और उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे, उनसे आप इंटरव्यू करेंगे, आपको पता चलेगा उनको अपने महकमे पे ग्रिप कितनी है। चकवाल में अभी रिसेंटली हमें खुशखबरी ये भी मिली है कि यहाँ पर एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल भी बनने जा रहा जी। है। तो वो जो सिलसिला है, वो सफ़र अब कहाँ तक पहुँच चुका है, और अब कब तक हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर उसकी ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, IDAP उसका प्लान बना रहा है, इंशाल्लाह इस साल काम शुरू हो जाएगा, जो 2-3 साल लगते हैं उसमें बन जाएगा इंशाल्लाह। और फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल उसके साथ मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा रखती है इंशाल्लाह। मज़ीद अगले 3 साल क्या प्लान्स हैं आपके चकवाल के लिए? देखिए, सबसे मेरा जो बड़ा मनसूबा था ना, वो था यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का, जो कि अभी बना नहीं है, शुरू हो चुका है। उसको 3 साल तो उसी को चाहिए। उसके लिए जितने पैसे मैं ला सकूं, अपने प्राइवेट ताल्लुकात यूज़ करके, अपने इंटरनेशनल ताल्लुकात यूज़ करके, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से, वो मैं उस लेवल की यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ जो कि एक चकवाल की मईशत को ड्राइव करे और यहाँ के सारे माहौल को चेंज कर दे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं कर सका, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे काम है। चकवाल शहर में पीने के साफ़ पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रोजेक्ट है, नून लीग के दौर में कंसीव हुआ था, उसके लिए फंडिंग नहीं हो सकी दुराबी डैम से शहर में पानी लाने का, वो ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मास्टर प्लान बन जाए चकवाल का फ्यूचर के लिए, कि जो भी MP MNA आए वो उस प्लान, या जो भी हुकूमत आए, एक प्लान के तहत हैप एज ए डेवलपमेंट ना हो शहर की।
बाकी ये गलियों नालियाँ जो हैं ये तो पैसे आते हैं हम फंडिंग दे देते हैं अपने लोकल नुमाइंदों को। मेरा ना पर्सनल इंटरेस्ट है ना इस तरह की पॉलिटिक्स में करता हूँ। असूलन ये एमपीए का काम ही नहीं है, ये तो एक गलत सिस्टम है जिसके तहत ये फ़िलहाल चल रहा है। हम इसको ठीक भी करेंगे, लोकल बॉडीज़ आ रही हैं, लोकल बॉडीज़ को पैसे मिलेंगे, अपने काम खुद करें। पुलिस को ठीक करना हमारे मंशूर का ऐसा था, अभी तक नहीं ठीक हुई, इसलिए हम थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमें इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि पुलिस को ठीक करना आपके मंशूर का हिस्सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक वो नहीं हो पाया, तो इस तरह क्या समझते हैं कि जो आवाम की उम्मीदें थी पीटीआई से 2018 में, तो कितना परसेंट किस लेवल तक आप समझते हैं कि हम डिलीवर कर चुके हैं और मज़ीद उसमें बेहतरी की कहाँ गुंजाइश है? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। प्रॉब्लम ये है कि 70 साल के प्रॉब्लम्स 2 साल में ठीक नहीं हो सकते। पेशेंस की ज़रूरत है। 5 साल एक गवर्नमेंट को इसलिए दिए जाते हैं कि उसके बाद अवाम डिसाइड करती है कि कितने % ये कामयाब हुए हैं अपने प्रोमिसेस पे। अगर हम कामयाब हो गए तो लोग नेक्स्ट टाइम वोट दे देंगे, ना हुए तो नहीं देंगे। इतनी इसमें कौन सी, मतलब मेरा ख्याल है ये मीडिया पे डिबेट करने वाली बात है नहीं, लेकिन क्योंकि मीडिया के पास और कोई टॉपिक नहीं होता, रोज़ उन्होंने प्रोग्राम भी करने होते हैं, तो 2 साल में आप कहते हैं, मुझे कोई ये बता दे कि इस मुल्क में इदारा ठीक कौन सा चल रहा था जो हमने ख़राब कर दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी हम ठीक नहीं कर सके। क्या ये बड़ी आला एयरलाइन थी, क्या रेलवेज़ बड़ी अच्छी चल रही थी, क्या वापडा बड़ी कामयाब, कुछ भी नहीं था। मतलब सारे प्रॉब्लम्स तो 70 साल से हैं ना, उनको ठीक कर रहे हैं हम। वी ट्राइंग टू पुट इट राइट। मेरा अपना डिपार्टमेंट है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं। 2 साल शदीद मेहनत के बावजूद मैं समझता हूँ मैं 20% भी अभी ठीक नहीं कर सका, लेकिन अब ग्रिप बढ़ गई है। अब शायद मैं बेहतर स्पीड, अगर मुझे 3 साल मजीद मिल जाएँ तो मैं एक बेहतर तरीके से उसको तेज़ी से कर सकूँगा। आपका एक लर्निंग कर्व होता है ना, कर्व ऐसे चढ़ता है, तो पहले आप ऐसे जा रहे होते हैं, फिर इट जस्ट गोज़, तो इसका एक्सपोनेंशियल कर्व इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। एक जो रिवायती सियासत होती है रूरल एरियाज़ की, गली पक्की करवा दी, नालियाँ बनवा दी, आप कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उससे डिफरेंट चल रहे होते हैं, तो इसका कभी नुकसान भी हुआ है? शायद नेक्स्ट इलेक्शन में होगा, अभी तो नहीं हुआ। लेकिन जो फ़ंड मिलते हैं हमें, जो मिले हैं 10-10 करोड़ के 2 फंड मिले, तो गली नाली हो रही। मैंने मना किया कि मेरा बोर्ड कहीं पे ना लगाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक मनी से बनते हैं। मेरे पैसे नहीं हैं। लोग कहते हैं जी फलाने के फ़ंड से दे दिए। मेरे कोई फेसबुक पेज पे मेरा पेज नहीं है, वो आकिब साहब हैं लगा देते हैं अपने पेज पे। उनको मैंने मना किया है कई दफ़ा कि जनाब कि राजा यासिर सरफराज के फ़ंड भी मैं कितों फ़ंड लिया है। फ़ंड इज़ अवाम का पैसा है जो टैक्स के ज़रिए हुकूमत ने लिया, और हुकूमत का काम है अवाम पे लगाए। तो इसमें कौन सा हम किसी पे एहसान कर रहे हैं? जो पैसे मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी फेयर मुमकिन हो कर सके। मेरा ख्याल है फेयर हो नहीं सकती, क्योंकि जब रिसोर्सेज कम हो, पैसे कम हो, तो फिर हर एक की ख्वाहिशात के मुताबिक उसको हम नहीं दे सकते। मेरी तो ख्वाहिश होगी हर गली पक्की हो जाए, लेकिन फ़ंड आपको टोटल अभी तक 20 करोड़ का मिला है, तो फिर उसमें यही कुछ हो सकता है। एक कॉलेज भी, एक स्कूल भी मौजूद है, उसके अलावा आपकी फार्मिंग्स भी हैं, अपनी ज़रई ज़मीन भी है, फैमिली भी है, 3 बच्चे भी हैं, और ये सारी मसरूफियात हैं, तो क्या फैमिली को आजकल टाइम दे पाते हैं या अच्छा खासा उसमें गैप आ गया नहीं, है? मैं तो सिर्फ सियासत को और फैमिली को टाइम देता हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है, फैसलाबाद में जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ज़मीनें थी, वो सारी शहर में आ चुकी हैं, कमर्शियल हैं, अच्छे किराए मिल जाते हैं। तो ये जो चकवाल में काम है, ये तो शुगल है बेसिकली, क्योंकि चकवाल में जब मूव हुआ था तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए चकवाल की अपलिफ्ट के लिए। अपलिफ्ट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्कूल जो है वो मेरा एक अपना शौक़ था कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अल्लाह के फजल से बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद क्योंकि बिज़नेस करने के लिए चकवाल इज़ नॉट अ सिटी। आपने अगर मैंने बिज़नेस करना होता तो फैसलाबाद तो हब है बिज़नेस का। ज़मीनें हमारी शहर के अंदर थी, अभी भी हैं, तो जो मर्ज़ी बिज़नेस में कर सकता था। उसकी यहाँ से बहुत ज़्यादा शायद उसकी रिटर्न्स होते, लेकिन मैं यहाँ पे आया था कि अपने दादा के मिशन को रिजुविनेट करूँ, यानी कि दोबारा ज़िंदा करूँ। और अल्लाह के फजल से बड़ी अल्लाह की करम है मेरे पे कि पहले अपने प्राइवेट तालीमी इदारे में और फिर अभी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की शक्ल में मैंने उसको जारी कर दिया। अब नियत अल्लाह जानते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी भी अल्लाह देगा इसमें। आपके बच्चों में से किसी को कोई दिलचस्पी है सियासत में आने के हवाले से, या आपकी एक्टिविटीज़ से हवाले से कभी सवाल जवाब करते हैं कि क्या नहीं, करें? सवाल उनको सियासत में दिलचस्पी हो गई है। हमारी फैमिली को हमेशा से ही थी। जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि भुट्टो साहब को फांसी लगी था, मैं 4 साल का था या 5 साल का, तो वो दिन भी मुझे याद है। 77 के इलेक्शन में आई वाज लाइक 4 ईयर्स ओल्ड, तो वो भी मुझे याद है। और हमारे घर में पॉलिटिकल डिबेट्स भी होती हैं और होती थी भी, और घर में ही लोग खिलाफ भी होते हैं पार्टी के। मतलब उस वक्त भी मुझे याद है कुछ लोग जो अलग साहब के साथ हो गए, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ। तो इट्स अ पॉलिटिकल फैमिली, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, किसी को इंटरेस्ट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। इट्स फ़िलहाल मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली फॉर दैम, लेकिन इंटरेस्ट इतना ज़रूर है कि डिस्कशन करते आपस में करते हैं, मेरे से नहीं।
तमाम देखने वाले टीवी 88 के नाजरीन को और जो स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट चकवाल की आवाम है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं चकवाल के अवाम को तो एक पैगाम देना चाहूँगा, माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं और जितना इन्होंने ज़ोर दिया है इल्म पे, यहाँ पे लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा है, तो मैं और मुझे इनसे तवक्को भी है कि हमेशा लॉजिक पे फ़ैसले करें, अपने जो भी कोई मंतक इस्तेमाल करें, कोई बेंचमार्क इस्तेमाल करें और बाकी कई इलाकों की तरह भेड़ चाल का शिकार ना हो। ठीक है, नज़र आना चाहिए कि चकवाली एक बाशऊर लोग हैं, चकवाल के रहने वाले, और डिफरेंस नज़र आना चाहिए इनको। और अपने फ़ैसले, पॉलिटिकल फ़ैसले जो हैं, ये छोटी छोटी बातें, गमी खुशियाँ, आप वलीमे पे आए या नहीं आए, आपने जनाजा पढ़ा या नहीं पढ़ा, इनसे ऊपर होकर सोचें, नेशनल लेवल पे सोचें, पार्टीज़ नेशनल लेवल पे क्या कर रही हैं, क्या आपका कैंडिडेट जिसको आपने इलेक्ट किया है वो आपको सही तरीके से असम्बली में रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो आपके वलीमे पे नहीं आया बेटे के, तो ये है ज़्यादा ज़रूरी। क्या असम्बली में बोल रहा है, क्या चकवाल के इश्यूज़ हाईलाइट कर रहा है, सॉर्ट ज़रूरी नहीं है कि हों, इफेक्टिवली हाईलाइट होने ज़रूरी हैं। फिर जब वो आपको रिप्रेजेंट टीवी पे आ रहा है तो क्या आप शर्मिंदा हो रहे हैं कि कैसा नुमाइंदा हमने भेजा है, या यू फीलिंग प्राउड? इस तरह की चीज़ों पे आप एवेल्यूएट करें लोगों को, मैं ये समझता हूँ। सरफराज खान साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर दोबारा भी कभी आपको ज़हमत देंगे, आपसे मज़ीद सवाल करेंगे। अवाम के नुमाइंदे हैं आप, तो आपसे एक सवाल हमारा हक बनता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, टीवी 88 के नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह एक दिन एक शख्सियत के एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।